हाय फ्रेंड्स, सभी प्रिय फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। दोस्तों, कल हमने संविधान स्टार्ट किया था और संविधान को स्टार्ट करने से पहले हमने संविधान का इतिहास पढ़ रहे थे। हम जो मैंने आपको लेक्चर 1 दिया था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको पढ़ा दिया था, कहाँ तक पढ़ाया था? जो 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया था, यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद जो अगला अधिनियम आया था वो था हमारा 1833 ईस्वी का अधिनियम। कौन सा? 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। देखते हैं इस अधिनियम की मुख्य बातें क्या थी। सबसे पहला था, ब्रिटिश कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जो 1813 का चार्टर अधिनियम आया था, उस अधिनियम के तहत भारत के साथ तो चाय का व्यापार और चीन के साथ अन्य व्यापारों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। लेकिन 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसके द्वारा इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जो भारत के साथ जो चाय का अधिकार था उसको भी बंद कर दिया गया, कोई भी एकाधिकार नहीं छोड़ा गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है। दूसरी मुख्य बात क्या थी? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ये बात किस में कही गई? ये बात कही गई थी 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में। और इसी के तहत जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो थे विलियम बेंटिक। बहुत क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था विलियम बेंटिक। ठीक है। ये व्यवस्था किसके तहत की गई? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगली मुख्य बात क्या थी? गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। मतलब कि इसके द्वारा इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अब गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य भी होगा और एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई इसके तहत। प्रथम विधि सदस्य कौन थे? प्रथम विधि सदस्य मैकाले थे। मतलब कि मैकाले को गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया। ये तीनों मुख्य बातें किसकी होगी? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम की। इसके बाद फिर आता है 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। देखते हैं इसकी प्रमुख बातें क्या थी। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। मतलब कि जो 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया था, इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जो भी कंपनी के महत्वपूर्ण पद हैं वह प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरे जाएंगे। ठीक है। जो कंपनी के महत्वपूर्ण पद हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई, जिसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति नियुक्त की गई। और इसी के लिए 1854 में एक समिति की नियुक्ति हुई जिसका नाम था मैकाले समिति। ये पहली मुख्य बात हो गई है हमारी। फिर दूसरी मुख्य बात क्या थी? कुछ विशेष दशाओं में गवर्नर को वीटो शक्ति का प्रयोग करने की इजाज़त दी गई। गवर्नर को यह इजाज़त दे दी गई कि वह कुछ स्पेशल कंडीशंस यानी कुछ विशेष दशाओं में वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। वीटो शक्ति क्या होती है? जैसे आज भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है। इसका मतलब ये होता है कि उसके पास ये अधिकार है, अगर वह चाहे कि उसे किसी बात का उत्तर नहीं देना है तो वह चाहे तो उसको ऐसे ही दबा सकता है। मतलब कि उसको वीटो शक्ति अपनी उसकी शक्ति है, उससे कोई पूछेगा नहीं कि आप इसका उत्तर दे क्यों नहीं रही, वह बाध्य नहीं होता है। तो ये प्रथम बार इसकी व्यवस्था कब की गई थी? 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके तहत गवर्नर को ये शक्ति प्रदान की गई थी। दूसरा क्या था फिर? 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को भारत में अपनी शासन प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए मजबूर कर दिया। अब ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि उस टाइम के प्रधानमंत्री पामस्टर ने एक अधिनियम पारित किया जिसे 1858 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। कहने का मतलब ये है 1857 में जो 1857 की क्रांति हुई थी वो क्रांति इतने व्यापक रूप से भारत के अलग अलग हिस्सों में हुई थी
कि अब अंग्रेज़ों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अगर हमें भारत पे अब शासन बनाए रखना है तो इसके लिए हमें अपनी राजनीति में बहुत से परिवर्तन करने पड़ेंगे। इसी के तहत उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पार्मस्टन। पार्मस्टन ने इसी के चलते हुए एक अधिनियम पारित किया और उसी अधिनियम को बोला जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 57 में क्रांति खत्म हुई, 58 में वो अधिनियम आया। देखते हैं इसकी प्रमुख बातें क्या थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश कंपनी के हाथों से भारत का शासन अब ब्रिटिश संसद के हाथों में पहुंच गया। कहने का मतलब है जो भारत का शासन था, जो पहले किसके पास था, जो ब्रिटिश कंपनी के पास था, नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, वो अब सीधा कहाँ पहुंच गया, वो अब सीधा ब्रिटिश संसद में पहुंच गया। यानी कि यहाँ पे जो नियंत्रण है अब किसका है, अब नियंत्रण हो चुका है यहाँ पे ब्रिटिश संसद का। किसके तहत हुआ ये, 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के। दूसरी प्रमुख बात क्या है, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया। वही जो मैंने आपको बता दिया, अब सीधा नियंत्रण कहाँ से है, ब्रिटिश संसद से। जो संसद कहेगी वो होगा। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। जो मुगल सम्राट थे उनके पद को अब समाप्त कर दिया गया। अंतिम मुगल सम्राट कौन हुए थे, बहादुर शाह जफर हुए थे। उसके बाद मुगल सम्राटों का पद ही समाप्त कर दिया गया। फिर क्या था कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसरॉय कर दिया गया, यानी कि उसकी शक्तियों में और इजाफा कर दिया गया। जो भारत का गवर्नर जनरल था, जैसे विलियम बेंटिक हुए थे प्रथम भारत के गवर्नर जनरल, अब उसका नाम बदलकर भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया और अब उसको वायसरॉय कहा जाएगा। ठीक है। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसरॉय हुए। जिस समय ये अधिनियम आया था उस समय हमारे यहाँ जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, तो उनको अब कहा जाएगा वायसरॉय। तो लॉर्ड कैनिंग ऐसे गवर्नर जनरल थे जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसरॉय थे। इसके बाद से मैंने नोट करके शामिल किया हुआ है, लॉर्ड कैनिंग को विभागीय प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। विभागीय प्रणाली थी क्या, विभागीय प्रणाली का मतलब ऐसे जैसे वर्तमान जो भी सरकार होती है उसके अलग अलग विभाग होते हैं, उसी प्रकार से जो अलग अलग विभागों की स्थापना की गई थी वो इसी अधिनियम के द्वारा उसकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन जो असली में लागू हुई थी वो 1861 में जाकर हुई थी। हम उसे अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आई वो बेंटिक के समय में ही थी। इसलिए बेंटिक को क्या कहा जाता है, इसलिए बेंटिक को विभागीय प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट। ठीक है। फिर आगे क्या था इम्पोर्टेंट, इस अधिनियम द्वारा राज्य में सचिव के पद का प्रावधान किया गया। यानी इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य में एक पद और होगा जिसे बोला जाएगा सचिव, मतलब किसे राज्य का सचिव बोला जाएगा। और इसी के तहत पहले राज्य सचिव थे उनका नाम था जेम्स विलियमसन। ठीक है। जो 1858 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था, इसके द्वारा एक पद का सृजन किया गया जो था राज्य का सचिव, और जो प्रथम सचिव बना था उसका नाम था जेम्स विलियमसन। तो ये हमारे किसकी बातें हो गई हैं, 1858 के अधिनियम की बातें हो गई हैं। 1858 के बाद में आता फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम। कौन सा, 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है। इसकी प्रमुख बातें देखते हैं। इस अधिनियम के द्वारा वायसरॉय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यानी पहले वीटो शक्ति दी गई थी, अब उसकी ताकत में और इजाफा कर दिया गया, यानी उसकी पावर में और इजाफा कर दिया गया और उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दे दी गई। ठीक है। अध्यादेश मतलब कि जैसे संसद सत्र नहीं लग रहा होता है और उस समय जैसे वर्तमान में संसद सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को देश हित के लिए कोई निर्णय लेना पड़े तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर देता है और वह एक कानून के रूप में ही कार्य करता है। तो ये शक्ति गवर्नर को किसके द्वारा दी गई थी, 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा।
दूसरी प्रमुख बात क्या थी, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। मैंने अभी आपको बताया था जो लॉर्ड कैनिंग के समय में आई थी, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को विभागीय प्रणाली का जनक कहा जाते हैं। उसका वास्तविक रूप में वो प्रारंभ कब हुई थी, वो वास्तविक रूप में उसका प्रारंभ 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुआ था। इसके द्वारा भारत में बजट की शुरुआत हुई, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी के द्वारा भारत में बजट की शुरुआत हुई। 1861 ईस्वी के बाद फिर अगला अधिनियम जो आता है वो है हमारा 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। मतलब कि इसके द्वारा यह उपबंध कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ना भी हो तो भी हम यहाँ पे शासन करेंगे। कहने का मतलब ये था, आप देख ही रहे हैं इतिहास, इससे जान होंगे संविधान की जरूरत आगे क्यों पड़ी और कहाँ से इसका आधार रखा गया। आए थे पहले भारत में व्यापार करने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, लेकिन अब उन्होंने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करते करते पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। तो जो 1873 ईस्वी का अधिनियम आया था, इसके द्वारा यह उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं, 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। मतलब कि 1 जनवरी 1884 ईस्वी को फिर उसे औपचारिक रूप से भंग कर भी दिया गया। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, फिर 1873 के बाद जो अगला अधिनियम आता है वो है हमारा 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। कौन सा है? 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। देखते हैं इसके द्वारा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है, 28 अप्रैल 1876 ईस्वी में एक घोषणा की गई और उस घोषणा के द्वारा जो महारानी विक्टोरिया थी, जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसे भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। मतलब कि उन्हीं के आधार पे सब यहाँ कुछ होने वाला है, जैसा वो चाहेंगी, जैसा उनका आदेश होगा उसी के आधार पे यहाँ पे चलता रहेगा। ये 1876 का शाही उपाधि उपबंध था, इसके तहत यही प्रमुख कार्य होता। फिर इसके बाद जो अगला अधिनियम आता है वो है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। देखते हैं इसके द्वारा क्या हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा हुई? 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मतलब कि जैसे हम हैं, क्या हम प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री को चुनते हैं? नहीं, हम अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे यहाँ के एमपीज़ होते हैं उन्हें वोट देते हैं, और जो एमपीज़ बन के जाते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई? 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुई। फिर आगे देखते हैं, इसके द्वारा केंद्र तथा प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इसके द्वारा जो केंद्र थे और प्रांतीय विधानसभा पर विधान परिषद के सदस्य थे, उन्हें यह अधिकार दिया गया कि वे बजट पर बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं करेंगे। ठीक है, उसके द्वारा फिर अगला जो हमारा आता है वो है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले इसे मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से किसे जाना जाता है? 1909 के भारत परिषद अधिनियम को। मोर्ले मिंटो सुधार कहा क्यों जाता है? देखो, 1909 में लॉर्ड मोर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत में वॉइसरॉय थे। कहने का मतलब है, जो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे वो थे लॉर्ड मोर्ले, और जो भारत में वॉइसरॉय थे उस समय, जिस समय अधिनियम आया था, उनका नाम था लॉर्ड मिंटो। इसी वजह से जो 1909 का भारत शासन अधिनियम था उसे मोर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा और प्रमुख क्या क्या घोषणाएं की गई थी, देखो। इसके द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया।
जिसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसके द्वारा पहली बार जो मुस्लिम समुदाय था उनके लिए पृथक यानी कि अलग प्रतिनिधित्व का बंद किया गया, जिसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। यहाँ से आरंभ होती है फूट डालो राजनीति करो। ठीक है, कहाँ से? 1909 का जो अधिनियम आया था जिसको मोर्ले मिंटो के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से आरंभ होते हैं फूट डालो राजनीति करो। ठीक है, अब आप समझ ही पा रहे होंगे भाई मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम करेगा तो यहाँ तो फूट तो पड़नी ही थी। फिर इसके आगे फिर इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो अधिनियम था इसके द्वारा सांप्रदायिकता को वैधानिकता मिली और यही कारण है कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अक्सर क्वेश्चन बनता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो, क्योंकि उन्हीं के समय में जो अधिनियम आया था उस अधिनियम के द्वारा मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी। फिर आगे देखते हैं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉयसरॉय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। कहने का मतलब है जो वॉयसरॉय की कार्यपालिका थी, जो उसमें नियुक्ति होती थी, उसमें जो प्रथम सदस्य बने थे उसके जो प्रथम भारतीय सदस्य थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उन्हें क्या बनाया गया? उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 1909 के बाद जो हमारा अगला आता है वो है हमारा 1919 का भारत शासन अधिनियम। इम्पोर्टेंट, इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी जानो, क्योंकि उस समय मोंटेग्यू भारतीय राज्य सचिव का नाम था मोंटेग्यू और वॉयसरॉय का नाम था चेम्सफोर्ड। यही कारण है कि जो 1909 का भारत शासन अधिनियम है उसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। मतलब कि प्रांतों में जो शासन होगा कैसा है? दोहरे स्तर का प्रशासन होगा। दोहरे स्तर का कैसे, आइए समझते हैं। गवर्नर व मंत्री दोनों का शासन, मतलब कि कुछ अधिकार तो गवर्नर को दे दिए गए या कुछ अधिकार किसको दे दिए गए? कुछ अधिकार दे दिए गए हैं मंत्री को। जिस प्रकार से वर्तमान में क्या होता है, कुछ अधिकार तो ऐसे होते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे कह सकते हैं हम, कुछ क्षेत्र तो ऐसे होते हैं उन पर नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है और कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन पर नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है। तो इसी प्रकार से उस समय भी द्वैत शासन लागू हुआ, यानी कि कुछ विषय पर जो कानून बनेंगे वो गवर्नर के अधीन आएंगे और कुछ पर जो बनेंगे वो मंत्री के अधीन आएंगे। देखो, पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर का, जबकि हस्तांतरित विषयों पर मंत्रियों का था। यानी कि जो आरक्षित विषय थे उन पर कानून कौन बनाएगा? उन पर कानून बनाएगा गवर्नर, और जो हस्तांतरित विषय थे उन पर कौन बनाएगा? मंत्री। परंतु अंतिम निर्णय गवर्नर का ही था, लेकिन अंतिम निर्णय उसमें गवर्नर का ही मान्य था। इसके बाद फिर केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। द्विसदन मीन्स राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद। जिस प्रकार से वर्तमान में हमारे दो सदन होते हैं, एक होता लोकसभा, एक होता राज्यसभा, उसी प्रकार से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। अगर ये अभी दो सदन ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं, आगे सब कुछ आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसके बाद और क्या हुआ था। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारतीय महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम द्वारा जो भारत सचिव था उसे यह अधिकार दिया गया कि अगर वह चाहे
तो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। महालेखा परीक्षक कौन होता है? महालेखा परीक्षक होता है जिसे कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यह अनुच्छेद 148 के तहत आता है। आगे पॉलिटी में सब कुछ मिलने वाला, कैग क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। वास्तविक नियुक्ति का अधिकार 1935 के अधिनियम द्वारा दिया गया था। कहने का मतलब था 1919 के द्वारा यह अधिकार दे दिया गया, लेकिन जो वास्तविकता में मिला वो 1935 के अधिनियम के द्वारा मिला था। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। इसी के तहत 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कहने का मतलब था ये जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और उसी के लिए 1926 में ली आयोग नामक समिति ने सिफारिश की और उसकी सिफारिश पर जो सिविल सेवक होते हैं उनकी भर्ती करने के लिए एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट। फिर आगे देखते हैं इसमें और मुख्य बात क्या है। इसके द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन जो मुसलमानों के लिए था, सिखों और यूरोपियंस के लिए भी लागू हो गया था। जो हमने अभी पढ़ा है ना, जो 1909 के भारत शासन अधिनियम 1909 के अधिनियम के द्वारा जो सांप्रदायिक निर्वाचन था जो मुसलमानों को दिया गया था, अब वो किस किस के लिए लागू कर दिया गया है? वो अब सिखों और यूरोपियंस के लिए भी लागू कर दिया है। कहने का मतलब ये हो गया, सिंपल अपनी भाषा में समझे तो फूट डालो राजनीति करो को और ज़्यादा विस्तार दे दिया गया। ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम यहाँ तक रहने देते हैं। फिर अगली वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी रखने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। छोटी छोटी वीडियोस को देखने में आसानी होती है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे आपको सारी PDF हूबहू ऐसे ही मिल जाएंगी। ठीक है। और बाकी सब सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, हो सकता है आज से ही मैं कुछ स्टार्ट करूं। चीज़ों को ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, बढ़िया करके नोट्स अपने मेंटेन करते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो और बाकी उन सभी भाइयों तक पहुंचा दो जो पढ़ना चाहते हैं बट कोरोना काल में किसी कारणवश, कोरोना काल हुआ या कोई भी और अन्य रीज़न हो सकता है, घर से बाहर नहीं आ सकते, उन सभी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। बहुत जल्दी मैं आपको अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।